हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्या कुल पर। मैं आपका दोस्त सुंदर। और प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं विद्युत परिपथ एवं उसके घटक। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अपने घर के अंदर जो विद्युत सप्लाई हो रही है वो कैसे हो रही है, वो परिपथ क्या होता है, उसमें कौन कौन से घटक होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप किसी विद्युत परिपथ को आप जानते नहीं होंगे या किसी उपकरण को आप जानते नहीं होंगे या आपने देखा नहीं होगा। ये सारे वही उपकरण होंगे जो अपने घरों के अंदर यूज किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, सीखते हैं, चलते हैं आगे और इनका करते हैं अध्ययन। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने हमारे इस चैनल को कर दिया होगा अब तक सब्सक्राइब, है कि नहीं है। चले, अगर छठी में आपके बहन भाई हैं तो मैंने छठी की जो पूरी एनसीईआरटी है वो पढ़ा दी है, आप लोग उन्हें जाके देख सकते हैं। चलिए करते हैं ब्राह्मण भाखड़ा नांगल बांध का। जैसा कि हम जानते हैं जो विद्युत सप्लाई होती है बड़े बड़े बांधों पर लगाई जाती है सिस्टम, है ना। माने क्या बोलते हैं उन्हें हम, जनरेटर लगाए जाते हैं और उनको ऐसे प्लांट को बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है ना। हाइड्रो पावर प्लांट लगाए जाते हैं और वहाँ से विद्युत की सप्लाई अपने गाँवों में, शहरों में और बड़े बड़े उद्योगों में की जाती है। चलिए करते हैं। निहाल और उसके सहपाठी अपने विद्यालय के भाखड़ा नांगल बांध भ्रमण। भाखड़ा नांगल बांध भ्रमण, ये शायद भाखड़ा नांगल बांध जो है पंजाब में है और इसका भ्रमण कार्यक्रम को लेकर बहुत ही उत्साहित थे। या तो हरियाणा में होगा, नहीं तो डेफिनेट पंजाब में होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि उधर ही है। हम राजस्थान से हैं। आइए, वे वहाँ के जल विद्युत संयंत्र को बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट को देखने जाने वाले थे, जहाँ गिरते हुए जल के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। उन्होंने रेलगाड़ी द्वारा पंजाब के नांगल से, हाँ पंजाब में है ना, कहाँ है, पंजाब के नांगल से हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा तक की 13 किलोमीटर लंबी निःशुल्क यात्रा के आनंद के लिए प्रतीक्षा थी, जिसमें रेलगाड़ी सतलुज नदी के सुंदर तटों और मोहक शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरती है। यात्रा से पहले निहाल और उसके सहपाठियों को एक सामूहिक कार्य करने के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने विद्युत के उपयोगों पर प्रस्तुति देनी थी। उन्होंने सबसे पहले इससे संबंधित जानकारी अपने अपने घर में एकत्रित की। इसके पश्चात क्रमशः अपने विद्यालय में, अपने आसपास में तथा अपने नगर में विद्युत के उपयोग ढूंढने और अंत में इंटरनेट से सूचना संकलित की। उन्होंने यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी सूची तो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे इन उपयोगों को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे। जैसे पाक क्रिया में पाक क्रिया का मतलब होता है खाना पकाने में, है ना। पाक का मतलब होता है पकाना। प्रकाश व्यवस्था में, जैसे घरों के अंदर प्रकाश व्यवस्था के अंदर क्या होता है, परिवहन में विद्युत का क्या यूज है, ऊष्मन में और शीतलन में क्या यूज है, मनोरंजन के लिए क्या यूज है, संसार के लिए क्या यूज है और अन्य उपयोगी। अब पाक का मतलब है जैसे पाक पकाने में कहाँ कहाँ हम विद्युत का ही उपयोग करते हैं। जैसे विद्युत केतली, मिक्सर होता है, मिक्सर ग्राइंडर होता है, रोस्टर होता है, ओवन होता है, माइक्रोवेव होता है। फिर प्रकाश व्यवस्था के अंदर अपने घरों में, कार्यालयों में, सड़कों पर, बाजारों में, फैक्ट्रियों में इत्यादि में विद्युत बल्ब
एलईडी ये लगे होते हैं। परिवहन में रेलगाड़ी आजकल लाइट से चल रही है, बस भी लाइट वाली हो गई है, कार भी लाइट वाली हो गई है, माने बैटरियां वाली हो गई। स्कूटर, लिफ्ट और चल सोपान भी क्या हो गए हैं, ऊष्मन के लिए और शीतलन के लिए। जैसे ऊष्मन के लिए पंखा, कक्ष ऊष्मा कमानी अपने जो कमरे को गर्म करने वाला हीटर होता है। इमल्सन रॉड हो गई जो पानी को गर्म करती है, ठीक है। और गीजर हो गया जो पानी को गर्म करता है। रेफ्रिजरेटर ये ठंडा करता है। और वातानुकूलक ये जो है अपना क्या बोलते हैं, एसी। वो मनोरंजन के लिए बात करें तो देखो दूरदर्शन है, रेडियो है, ये मनोरंजन के साधन है। मोबाइल के लिए तो मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट ये सभी इसी के अंदर आते हैं। अन्य उपयोग में देखो जल पंप हो गए जो अपने घरों के अंदर बोरवेल के अंदर लगाते हैं। क्रेन हो गई जो काफ़ी चीज़ों को उठाती है। संगणक हो गया, संगणक मतलब कैलकुलेटर हो गया। काफ़ी सारे संगणक मान कैलकुलेटर या फिर हम इसे कंप्यूटर भी कहेंगे। ये है हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है ना। यहाँ पर ये बांध बना हुआ है और बांध के इधर से पानी गिराया जाता है और यहाँ पर काफ़ी सारे पंखे लगाए जाते हैं और ये पंखे घूमते हैं और उन पंखों से क्या घूमता है, जनरेटर घूमता है और जनरेटर विद्युत को जनरेट करता है, जिसे हम अल्टरनेटर भी कहते हैं, है ना। और ये लाइनों द्वारा अपने को ट्रांसमिशन कर दिया जाता है। सॉरी, बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी। चलिए, क्या आप इस सूची में विद्युत के कुछ अन्य उपयोग अंकित कर निहाल और उनके सहपाठियों की सहायता कर सकते हैं? विद्युत के उपयोग के वर्गीकरण की किसी अन्य विधि का सुझाव दीजिए। विद्युत का उपयोग तो हमने हम करते ही हैं, अतः आइए विद्युत के विषय में भी अधिक जाने। माने उपयोग तो अपन करते ही हैं, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी कंप्यूटर पर ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। और इसी से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपने पास ये जो मैं बोल रहा हूँ ये माइक है, ठीक है, डिस्प्ले है, कंप्यूटर है, इसमें काफ़ी सारी युक्तियाँ लगी हुई हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे लाइट भी लगी हुई है, ठीक है। आपने पहले सीखा है कि विद्युत अनेक विधियों से उत्पन्न की जाती है। जैसे अपने पास पवन ऊर्जा भी होती है, पवन चक्कियाँ से। पवन ऊर्जा का उपयोग करके सोलर पैनल जो आजकल आने लग गए हैं, जहाँ पे लाइटें नहीं पहुँच रही वहाँ सोलर पैनल लगाया जाता है जो सूर्य की ऊर्जा से चलता है। गिरते हुए जल द्वारा अभी बनता है, जिसे हम हाइड्रो पावर प्लांट अभी भाखड़ा नांगल पे यही लगा हुआ है। प्राकृतिक गैस से भी बनती है, कोयले का उपयोग करके भी ये जो होता है कोयले का उपयोग से भी बनाया जाता है। जो भाप वाला सिस्टम है उसे घुमाया जाता है। कक्षा 6 के विज्ञान के पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय प्रकृति की अमूल्य संपदा में आप यह पढ़ चुके हैं कि हमारे घरों और फैक्ट्रियों में इन स्रोतों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की आपूर्ति तारों के माध्यम से होती है। आपूर्ति का मतलब है ट्रांसमिशन करना, तारों के माध्यम से की जाती है। उदाहरण के लिए अपने घरों में हम विभिन्न विद्युत उपकरणों के प्लगों को दीवार में लगे सॉकेटों मानी जो पिंस होते हैं उनमें लगाते हैं। तथापि विद्युत संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम विद्युत के एक सुबाह्य स्रोत पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका उपयोग संभवतः हम में से अधिकांश व्यक्तियों ने किया होगा। आइए हम टॉर्च लाइट जैसे एक सामान्य उपकरण को में इसके उपयोग को प्रारंभ करते हैं। टॉर्च लाइट सावधानी हमें बरतनी है जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि लाइट से संबंधी है तो अपने को सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इस चीज़ को हमें लेकर चलना है, ठीक है ना। और एक दूसरा और है, सावधानी हटी तो सब्जी पूड़ी बटी, है कि नहीं है। मानी सावधानी हटी तो आदमी मर जाएगा लाइट से, और जब मर ही जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी सब्जी पूड़ी बटेगी, है कि नहीं है। तो इसीलिए ये एक छोटी सी कहावत है, मैं कभी कभार बोल देता हूँ, है ना। तो भाई अपने को इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। कभी भी विद्युत उपकरण के
उपकरण के जो वायर हैं उनको हमें सावधानी से लगानी चाहिए और उनको प्रॉपर मेंटेनेंस करके रखना चाहिए। विद्युत के खंभों एवं अन्य विद्युत उपकरणों पर लगा सूचक माने संकट सूचक चिन्ह लोगों को यह चेतावनी देता है कि यदि सावधानी से व्यवहार नहीं किया जाए तो विद्युत क्षति भी हो सकती है। विद्युत क्षति का मतलब है आपको झटका भी लग सकता है विद्युत का। अपने घर अथवा विद्यालय के विद्युत प्रदाय के साथ कभी भी किसी भी प्रकार के प्रयोग न करें। यहाँ तक कि सुवाह्य जनित्रों से प्राप्त होने वाली विद्युत ऊर्जा भी भयावह परिणामकारी हो सकती है। विद्युत संबंधी उपयोगों में सदैव केवल वैसे ही बैटरियां या सोलर का उपयोग कीजिए जैसी आप टॉर्च लाइटों, दीवारों, घड़ियों तथा सुदूर यंत्रों आदि में करते हैं। ये उसका चिन्ह है खतरे का। विद्युत में ऐसा खतरा देख जाए तो समझ लेना कि हो सकता है यहाँ पे खतरा हो। अब देखिए अपने पास आ चुकी एक टॉर्च लाइट। अब ये जो टॉर्च लाइट है बिना किसी विद्युत आपूर्ति के तो क्या नहीं करेगी, लाइट देगी नहीं। तो इसके लिए इसमें क्या लगाए जाते हैं, सेल लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, सेल लगाए जाते हैं और उन सेलों को आवेशित करके इसमें लगा दिया जाता है। फिर इसमें एक सर्किट लगा हुआ है, उसमें से हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से लाइट ऑन हो जाती है। आपने टॉर्च लाइट उपयोग किया होगा जिसमें टॉर्च और फ्लैश लाइट भी कहते हैं। फ्लैश का मतलब लंबी दूरी तक फ्लैश करती है अपनी लाइट को, इसीलिए इसको फ्लैश लाइट भी कहा जाता है। आइए अन्वेषण करते हैं। सावधानी पूर्वक इसका अवलोकन कीजिए। क्या आपको इसमें कोई लैंप या स्विच दिखाई दे रहा है? और एक स्विच, यहाँ एक लैंप होगा, बल्ब होगा और यहाँ एक स्विच होगा। इस स्विच को खिसका कर और अवलोकन कीजिए। क्या टॉर्च का लैंप दीप्त हुआ? दीप्त मानी ऑन हुआ, जला। अब स्विच को खिसका कर उसकी पूर्व स्थिति में लाइए और टॉर्च का अवलोकन कीजिए। क्या बंद हुआ या नहीं हुआ? अब ऐसा क्यों हो रहा है? आपने ध्यान दिया होगा कि स्विच की एक स्थिति में टॉर्च दीप्त होता है, मानी ऑन हो जाता है, और दूसरी स्थिति में दीप्त नहीं होता है। स्विच की जिस स्थिति में लैंप दीप्त होता है वह उसकी ऑन स्थिति कहलाती है। दूसरी स्थिति में लैंप दीप्त नहीं होता, ऑफ स्थिति कहलाती है। अब टॉर्च को खोलिए। इसके अंदर आपको क्या दिखाई दिया? टॉर्च के अंदर आपको दो या दो से अधिक विद्युत सेल दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? विद्युत सेल दिखाई देंगे, जिसे हम बैटरी भी कह सकते हैं। ठीक है, बैटरी वह होती है जो बार बार चार्ज की जा सके और सेल वह होता है जो बार बार चार्ज नहीं हो, एक बार उपयोग करने के बाद उसका उपयोग नहीं हो। आइए एक सरल विद्युत परिपथ देखते हैं। एक टॉर्च कैसे कार्य करती है यह समझने के लिए आइए पहले हम एक अवश्य अवयवों के विषय में जान लेते हैं। तो पहले स्विच की एक स्थिति ऑन स्थिति में टॉर्च लैंप दीप्तमान क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, आइए अपने पास देखिए, चलते हैं। अपने पास जो सेल है उसके अंदर दो सिरे होते हैं, एक तो प्लस का एक माइनस का। मानिए एक तो धनात्मक सिरा होता है, एक ऋणात्मक सिरा होता है। एक विद्युत सेल लीजिए जिसमें इसमें सभी तरफ से ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप विद्युत सेल पर धनात्मक चिन्ह या ऋणात्मक चिन्ह अंकित देखते हैं? क्या आप यह भी देखते हैं कि इसके एक सिरे पर एक उभरी हुई धातु की टोपी होती है? हाँ बिल्कुल, स्टील की होती है। और दूसरे सिरे पर डिस्क होती है। ठीक है, हाँ होती है, डिस्क होती है। ठीक है, सभी विद्युत सेलों में दो ही सिरे होते हैं, एक तो धनात्मक और दूसरा आपका जो सिरा है वो रहेगा आपका ऋणात्मक सिरा कहलाता है। मानी पॉजिटिव सिरा धनात्मक और नेगेटिव सिरा ऋणात्मक सिरा कहलाता है। विद्युत सेल धनात्मक सिरा मानी जो टोपी वाला होता है वो तो धनात्मक सिरा होता है, और जो आपका दूसरा सिरा रहता है जिसमें प्लेट लगी रहती है वो ऋणात्मक सिरा होता है। विद्युत सेल ऊर्जा का सुवाह्य स्रोत है।
टॉर्च में हम सामान्यतः एक से अधिक सेलों का उपयोग करते हैं। क्यों? वे इसमें किसी विशेष क्रम में लगे होते हैं। हाँ, ये उसमें समांतर क्रम में लगे होते हैं। कौन से क्रम में? समांतर क्रम, समांतर नहीं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में दो क्रम होता है, समांतर और श्रेणी। तो अपना श्रेणी क्रम में लगा होता है, जिसे हम सीरीज कहते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज कनेक्शन कहते हैं, सीरीज कनेक्शन हम कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ होगा तो हम समांतर और श्रेणी कनेक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक टॉर्च लीजिए जिसमें दो सेलों का प्रयोग होता है। इसके से यानी होता है इनके सेल बाएं, प्रकोष्ठक खोलिए और सेलों को बाहर कीजिए। उनके क्रम बदलकर वापस प्रकोष्ठक में रखिए। एक सेल की दिशा उलट करके भी प्रयोग दोहराएं। स्विच को खिसकाएं। जांच कीजिए कि क्या प्रत्येक प्रकरण में लैंप दीप्त होता है। नहीं, प्रत्येक प्रकरण में लैंप दीप्त नहीं होता है। अगर वो सीरीज कनेक्शन में होगा तभी लैंप दीप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कि जब लैंप दीप्त होता है तो टॉर्च में सेल किस क्रम में लगे होते हैं? माने श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। उल्टे सीधे लगा दिए तो नहीं जलेगा। लैंप दीप्त होता है, ध्यान दीजिए कि यह सेलों के सिरों को किस प्रकार संयोजित किया गया है। यहाँ एक सेल का धनात्मक सिरा अगले सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा है। दो या दो से अधिक सेलों को इसी प्रकार जोड़ा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? बैटरी संयोजन या फिर हम बोलते हैं कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे चार सेलों को जोड़ा गया है, लेकिन देखो ये तो प्लस है, फिर यहाँ पे क्या आ गया है? माइनस, और इधर का प्लस, फिर इसका माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे बन गया है। ठीक है, अगर ऐसे बन जाता है इसका मतलब है कि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अनेक विद्युत उपकरणों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता होती है, हो सकती है। अतः हम दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ते हैं। एक से अधिक सेलों को जोड़ने से बने परिपथ में ऊर्जा लंबे समय तक तथा अथवा अधिक परिमाण की प्राप्त की जा सकती है। मान एक से ज़्यादा सेल जोड़ेंगे तो ऊर्जा लंबे समय तक जुड़ी रहेगी। आगे रोचक तथ्य है बैटरी शब्द का उपयोग एकल सेल के लिए भी किया जाता है। हमारे मोबाइल फोन को ऊर्जा प्रदान करने वाला एकल सेल भी हम बैटरी ही कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? बैटरी। वैसे बैटरी वह होती है जिसको हम चार्ज कर सके। आगे आ गया विद्युत लैंप। क्या आ चुका है? विद्युत लैंप या विद्युत बल्ब कहते हैं। आजकल ऐसे लैंपों को खैर हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं, पहले घरों में भी ऐसे लैंप यूज़ किए जाते थे, लेकिन आजकल ऐसे लैंप जो है घरों में यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा ज़्यादा खपत करते थे। अब आजकल LED लाइटें आ गई है जो न के बराबर विद्युत ऊर्जा की खपत करती है। तो आगे आ गया विद्युत लैंप में दीप्ति लैंप माने जुड़ा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर देखो ये स्प्रिंग देखी होगी आप लोगों ने, देखी होगी नहीं देखी होगी, छोटी सी स्प्रिंग होती है, वो टंगस्टन की बनी होती है। ठीक है, इसमें मोटा तार रहता है इधर जो कॉपर के लगे रहते हैं, जो दो तार होते हैं कॉपर के लगे रहते हैं, और इसके नीचे एक आधार होता है जो विद्युत रोधी आधार होता है, और यहाँ पर जो लगाया गया है ये भी विद्युत रोधी, एक काली काली सी रहती है, और ये इसका आवरण होता है ये। ठीक है, एक सिरा तो इसके आवरण पे लगा रहता है और एक सिरा इसके पीछे से लगा रहता है, धातु की नोक पर एक सिरा रहता है, और बाहर कांच चढ़ा रहता है, इसलिए इसे हम कांच का लैंप कहते हैं। कांच का लैंप कहते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए आपको एक ताप दीप्त लैंप अथवा प्रकाश लैंप युक्त टॉर्च लाइट की आवश्यकता होगी। अनेक पुरानी टॉर्च लाइटों में सभी इसी
इस प्रकार के लैंपों का उपयोग होता है। अपने शिक्षण की सहायता से सुनिश्चित कीजिए कि आपकी टॉर्च में प्राप्त दीप्त प्रकाश का लैंप लगा है। टॉर्च लीजिए, इसके लैंप को ध्यान से निरीक्षण कीजिए, मानी देखिए आप क्या देखते हैं। क्या आपको कांच के लैंप के मध्य लगे एक पतला तार दिखाई देता है? अब टॉर्च का स्विच ऑन कीजिए। लैंप का कौन सा भाग दीप्त हुआ है? वही तार जो स्प्रिंग के रूप में जुड़ा हुआ वही दीप्त होगा। लैंप के कांच के बल्ब के अंदर लगा पतला तार दीप्त होता है। यही दीप्तमान पतला तार तंतु कहलाता है। क्या कहलाता है? तंतु। ठीक है, तंतु कहलाता है। अपने शिक्षक की सहायता से लैंप को टॉर्च से बाहर निकालिए और इसका सभी तरफ से निरीक्षण कीजिए। तंतु को बल्ब में किस प्रकार लगाया गया है? तंतु दो अपेक्षाकृत मोटे तारों से जुड़ा है जो इसे आधार प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। एक मोटा तार लैंप के आधार पर लगे धातु के आवरण से जुड़ा है, जबकि दूसरा तार आधार के केंद्र पर लगी धातु की नोक से जुड़ा है। ये तार लैंप के दो टर्मिनल से बनते हैं। ये इस प्रकार लगाए गए हैं कि एक दूसरे के संपर्क में न आए। इस प्रकार ताप दीप्त लैंपों में तंतु गर्म हो जाता है और प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। किंतु मेरी टॉर्च में एक भिन्न प्रकार का लैंप लगा है। वास्तव में इसको टॉर्च से बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इसमें स्थिर कर दिया गया है। हाँ, कुछ में स्थिर होता है जो कि बाहर नहीं निकलता, ये वाला, ठीक है ना, ये बाहर नहीं निकलता। ये एलईडी बल्ब है। कौन सा बल्ब है? एलईडी बल्ब है। ठीक है, तो एलईडी बल्ब, एलईडी लैंप। आजकल उपयोग की जा रही अनेक टॉर्चों में दीप्त लैंप के स्थान पर माने दीप लैंप के स्थान पर या ताप दीप्त लैंप के स्थान पर आजकल हम किसका यूज करते हैं? एलईडी का। ठीक है, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या कहते हैं इसकी फुल फॉर्म है? लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें लगा रहता है। ठीक है, तो ये लगा रहता है। ये इस प्रकार की काफ़ी कलर की भी आजकल देखने को मिलती है। हमारे किसी भी रंग का एक एलईडी लीजिए और उसका निरीक्षण कीजिए। क्या आप इसके भीतर कोई तंतु देखते हैं? एलईडी से जुड़े दो तार ध्यान से देखिए। क्या आप इसमें एक दूसरे से अधिक लंबा पाते हैं? दीप्त लैंपों के विपरीत एलईडी में भी तंतु होते हैं। इनके भी दो टर्मिनल होते हैं। इनमें लंबे तार वाला टर्मिनल धनात्मक होता है तथा छोटे तार वाला टर्मिनल ऋणात्मक होता है। टॉर्च के लैंप में एक से अधिक एलईडी का भी प्रयोग हो सकता है तथा कभी-कभी ये अलग-अलग आकृतियों में भी हो सकते हैं। विद्युत सेल, बैटरी एवं लैंपों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात अब हम किसी सेल या बैटरी का उपयोग करके टॉर्च के लैंप को दीप्तमान करने के लिए तैयार हैं। तो ये अपने पास देखो काफ़ी अलग अलग प्रकार की एलईडी आजकल दिखती है, मार्केट में आपको अवेलेबल है और बहुत सस्ती आती है, बहुत सस्ती हमें अवेलेबल हो जाती है। आइए, विद्युत सेल अथवा बैटरी का उपयोग करके किसी विद्युत लैंप को दीप्तमान करना। एक विद्युत सेल टॉर्च के लिए एक ताप दीप्त लैंप, एक लैंप धारक विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों में लगभग 1 इंची प्लास्टिक का आवरण हटा दीजिए। धातु का तार दिखाई देने लगेगा। दर्शाए अनुसार सेल धारक के दोनों सिरों को तार के दोनों टुकड़ों से जोड़ दीजिए। ठीक है, ये जो सेल है उनके सभी टुकड़ों को क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। इसमें कुछ स्प्रिंग भी लगा हुआ है ना? ओके।
विद्युत सेल धारक जिससे दो तार जुड़े हैं सेल धारक के अंदर लगा है। विद्युत टैप की सहायता से विद्युत सेल से जोड़े गए तार। चलिए आइए सेल को इनके धारक में इस प्रकार लगाएं कि इनका ऋणात्मक टर्मिनल धारक के स्प्रिंग वाले सिरे की ओर और यदि सेल धारक उपलब्ध न हो तो दो तारों के सिरों को सेल के दोनों टर्मिनल पर विद्युत टैप की सहायता से भी जोड़ सकते हैं, आप लगा सकते हैं। ठीक है, चित्र में दर्शाए अनुसार दो तारों को लैंप धारक के पेंचों से जोड़िए और लैंप को घुमा कर धारक में बिठा दीजिए। यदि लैंप धारक उपलब्ध है, लैंप धारक जिसे हम कहते हैं ना होल्डर, धारक मानी होल्डर, न हो तो दो तारों को लैंप के सिरों से जोड़िए और विद्युत टैप का उपयोग कीजिए। ठीक है, अपने पास देखो ये तो है आपका लैंप है ना, लैंप धारक है, ये लैंप धारक है और ये इसमें लैंप लगाया हुआ होल्डर। अगर ये होल्डर अवेलेबल नहीं हो तो सीधे इन तारों को एक तो नीचे से लगा दीजिए और एक इसकी बॉडी के टच कर दीजिए, तब भी ये क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लैंप को दीप्तमान करने के लिए सेल के संयोजन के लिए तैयार हैं। अब हम इस क्रियाकलाप को दो चरणों में पूर्ण करेंगे और पूर्वानुमान लगा के अवलोकन करना। सेल और लैंप को जोड़िए और कुछ तरीके ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संयोजन व्यवस्था के लिए पूर्वानुमान लगाए कि लैंप दीप्तमान होगा या नहीं। अपने पूर्वानुमान तालिका 3.1 में लिखिए। अब लैंप और सेल को आपस में जोड़िए, अवलोकन कीजिए कि लैंप दीप्तमान होता है या नहीं। अपने अवलोकनों को तालिका 3.1 में लिखिए। जो लैंप दीप्तमान होते हैं तालिका में उनके कांच के लैंपों को पीला रंग लगाएं, पीला रंग लगाएं। ठीक है ना, अगर हमने इन तारों को अच्छे से जोड़ दिया तो ठीक बात है, जुड़ ऑन हो जाएगा। अगर हमने तारों को नहीं जोड़ा तो ये क्या नहीं होगा, दीप्तमान नहीं होगा। यहाँ पर भी इधर से तार हटा दिया, इधर से जोड़ दिया, तब भी दीप्तमान नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी जैसे हमने एक तार को इधर कनेक्शन दे दिया, एक को इधर, तो क्या दीप्तमान होगा, नहीं होगा। अगर हमने इस तार को इधर कनेक्शन दे दिया, क्या दीप्तमान होगा, नहीं होगा। इस तार से इधर कनेक्शन दे दिया तो दीप्तमान हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में दीप्तमान हो जाएगा। अब आगे आ जाता है अपने पास विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ मानी ऐसा परिपथ, ऐसा बंद परिपथ, ठीक है, जिसमें काफी सारे टर्मिनल्स लगे हों और एलिमेंट्स लगे हों, ऐसे परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। आइए, लैंप तभी दीप्तमान होता है जब उसका एक सिरा विद्युत सेल के टर्मिनल से एक टर्मिनल से और दूसरा सिरा विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हो, दर्शाया गया हो। यह व्यवस्था विद्युत परिपथ निर्मित करती है, जो लैंप से होकर विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक संपूरक पथ प्रदान करती है। लैंप तभी दीप्तमान होता है जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। अगर परिपथ में कहीं से ओपन सर्किट है तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। ओपन मानी खुला परिपथ। अगर मान लीजिए यहाँ से इसको काट दें तो क्या ये बल्ब जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ लगा दें तो जुड़ेगा। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा सदैव विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल, मानिए धनात्मक टर्मिनल से विद्युत धारा इधर जाएगी और इधर आएगी और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे। ठीक है, इधर आएंगे। ओके, मानिए हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत प्रवाह की दिशा में बहती है, टर्मिनल की ओर होती है। जब लैंप के टर्मिनलों को तार द्वारा विद्युत सेल से टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो ताप दीप्त लैंप के तंतु में से होकर धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार लैंप दीप्तमान हो जाता है।
तापदीप्त लैंप के उपकरण में इनमें से कोई अंतर नहीं पड़ता है कि इसका कौन सा टर्मिनल सेल के धन और ऋण टर्मिनल से जुड़ा जाता है। जब तक परिपथ संपूरित रहता है इसके तंतु में धारा प्रवाहित होती रहती है, लैंप दीप्तमान रहता है। लैंप क्या रहता है? दीप्तमान रहता है। आइए रोचक तथ्य, कभी कभी सेल से जुड़ा होने पर भी कोई लैंप दीप्तमान नहीं होता, तब हम कहते हैं कि यह सेल फ्यूज हो गया, सेल फ्यूज है, यह लैंप फ्यूज हो गया, लैंप फ्यूज हो गया, जो प्राय तंतु के टूट जाने के कारण होता है। टूटा हुआ तंतु धारा के प्रवाह को रोक देता है और लैंप को दीप्तमान नहीं होने देता। देखो, अगर ये जुड़ रहा है तो मैंने कहा कि अगर हम कहीं से भी जैसे इस तार को काट दें तो क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगी? नहीं। तो इसमें से भी एक यूं सर्किट जा रहा है इधर से जुड़ के, यहाँ पे ये तंतु लगा हुआ, अगर ये तंतु ही टूट जाए तो इधर से इधर विद्युत धारा जाएगी नहीं, तो ये जुड़ेगा नहीं, मानिए ऑन नहीं होगा। ठीक है, एलईडी को दीप्तमान करने का प्रयास करते हैं। आइए, दो विद्युत सेल किसी भी रंग का एक एलईडी, दो सेलों का एक सेल धारक तथा विद्युत तार के टुकड़े लीजिए। विद्युत तार के प्रत्येक टुकड़े के दोनों सिरों में लगभग 1 सेंटीमीटर का प्लास्टिक का आवरण हटा दीजिए, जिससे कि धातु का तार बाहर दिख सके। इन तारों को सेल धारक से चित्र में दर्शाया अनुसार जोड़ दीजिए। अब आ गए अपने पास धारक में दो सेल इस प्रकार लगाएं कि प्रत्येक सेल का ऋण टर्मिनल धारक में लगे स्प्रिंग की ओर रहे। अतः आपकी बैटरी प्रयोग के लिए तैयार है। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इस बैटरी का धन टर्मिनल कौन सा है? तो बैटरी का धन टर्मिनल जिधर पॉजिटिव सिरा होगा वही होगा। मानी धारक का वह सिरा जो पहले सेल के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हो वह धन टर्मिनल है। इसका वह सिरा जो दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हो वह ऋण टर्मिनल है। अब बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े तार के मुक्त सिरे को एलईडी के लंबे तार से तथा दूसरे तार को एलईडी के छोटे तार से जोड़िए। एलईडी दीप्तमान होती है। अब एलईडी से जुड़े तारों को परस्पर बदलकर उपयुक्त चरण दोहराइए। क्या इस बार भी एलईडी दीप्तमान होती है? आपने अवलोकन किया होगा कि पहले प्रकरण में 3.10 एलईडी दीप्तमान होती है, दूसरे प्रकरण में दीप्तमान नहीं होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एलईडी में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। ठीक है, जैसे अपने पास जो दीप्त लैंप था, उस लैंप के अंदर, बल्ब के अंदर तो दोनों तरफ से धारा किधर से भी लगा दो तार बह जाता है, जबकि एलईडी के अंदर ऐसा नहीं है। एलईडी के अंदर लाइट इमिटिंग डायोड लगा होता है और डायोड का एक कारण है कि वो धारा को एक दिशा में बहने की ही परमिशन देता है, दूसरी दिशा में धारा को बहने की परमिशन नहीं देता है। तो दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन में ही जो धारा है वो प्रवाहित होगी, अन्यथा नहीं होगी। उस पर पहले ही इंडिकेशन लगा होगा कि इधर आपको पॉजिटिव जोड़ना है, इधर आपको नेगेटिव कनेक्शन करना है, तभी ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। टर्मिनल के ऋण टर्मिनल छोटा तार होता है एक, ठीक है ना, एक छोटा तार होता है, ऋण टर्मिनल को छोटा रखा जाता है, पॉजिटिव को बड़ा रखा जाता है, इसे जोड़ा जाता है। जब एलईडी में धारा प्रवाहित होती है तो यह दीप्तमान हो जाता है। अतः एलईडी को दीप्तमान करने के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि इसे परिपथ में सही प्रकार से जोड़ा जाए। इसे परिपथ में क्या किया जाए? सही प्रकार से जोड़ा जाए। अब यहाँ पे जो कनेक्शन हुआ ये श्रेणी कनेक्शन है, ये भी श्रेणी कनेक्शन है। कभी कभी आपको ऐसी युक्ति मिल जाती है जिसमें सेल एक दूसरे के समांतर रखे हों, तब देखो
यहाँ देखें कि सेलों के टर्मिनल किस प्रकार जुड़े हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक बैटरी कोष्ठक में देखें तो आप प्राय यह मोटा तार तथा धातु की पट्टी पाए जो एक सेल से धनात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ती है। सेलों को उपयुक्त प्रकार से कोष्ठक में रखने की सहायता के लिए सामान्यतः इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह मुद्रित होती है। क्या होती है? लिखी हुई होती है। ठीक है ना। आ जाइए आगे चलते हैं। विद्युत स्विच। विद्युत स्विच अपने घरों के अंदर एक स्विच लगा रहता है जिससे हम घर में जाते ही अंदर ऑन करते हैं, लाइट ऑन कर देते हैं, हो जाती है, वही विद्युत स्विच कहलाता है। या फिर हम कहें कि स्विच टॉर्च लाइट के किसी प्रकार ऑन ऑफ करता है। किस प्रकार ऑन ऑफ करता है, आइए इसके बारे में हम जानें। ठीक है, अब आप नॉर्मली आप यहां से देख लीजिए कि स्विच का काम क्या होता है। स्विच का काम होता है कनेक्शनों को जोड़ने का और हटाने का, जोड़ने का और तोड़ने का। ठीक है, अगर हम इस पिन को इस पर चिपका दे तो कनेक्शन ऑन हो जाएगा, मतलब स्विच ऑन हो जाएगा, लाइट ऑन हो जाएगी। और यदि इसको हम हटा दे तो स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब लाइट ऑफ हो जाएगी। इस प्रकार से हम विद्युत कनेक्शनों को या विद्युत बल्बों को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? क्या प्रॉपर आपके चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ है? आ रही है नहीं आ रही है, मुझे प्रॉपर तरीके से आप बताते रहो। ठीक है, चलिए तो इसमें यही है सारी, इसके अंदर यही प्रक्रम दिया हुआ है कि इसके अंदर यदि हम जोड़ देंगे तो चल जाएगा। अभी इसमें ऑन परिपथ है। क्या है? ऑन परिपथ है, तो आप इसे क्या कर देंगे? ऑन कर देंगे। अब यहां पर देखिए हमने एक क्या लगा रखा है, बैटरी लगा रखी है, इधर अपने दीप्त लैंप है और इधर से ओपन परिपथ है, अभी मानी खुला परिपथ कहते हैं इसे। जैसे हम इसको यहां लगा देंगे तो इसे बंद परिपथ कहते हैं, क्योंकि विद्युत धारा बंद परिपथ में ही बहती है, ओपन परिपथ में नहीं बहती है। तो ये जैसे ही इसको ऑन करेंगे विद्युत परिपथ बंद हो जाएगा, और जैसे ही विद्युत परिपथ बंद हो जाएगा तो लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, अगर इसे हम खोल दे तो इसे हम कहते हैं खुला परिपथ। क्या कहते हैं? इसे हम खुला परिपथ कहते हैं। विद्युत जो धारा है वो बंद हो जाएगी। विद्युत धारा तो मतलब क्या हो जाएगा? बल्ब क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑफ स्थिति में हो जाएगा। तो खुला परिपथ और बंद परिपथ दो प्रकार के अपने यहाँ पे परिपथ हैं। अगर परिपथ खुला है तो विद्युत धारा ऑफ रहेगी, और यदि परिपथ बंद है तो विद्युत धारा चालू रहेगी। आगे बात समझ में? परिपथ आरेख देखिए, परिपथ आरेख का मतलब होता है परिपथ में किसको कौन कौन से का क्या प्रतीक है। ये थोड़ी है कि जब हम सप्लाई देते हैं तो क्या ऐसे ही रखते हैं, है? पहले चित्र बनाते हैं। जैसे अगर अपने पास एक बैटरी है, एक सेल है, तो उसका चित्र ये है, ये बड़ा वाला प्लस रहता है और छोटा वाला माइनस रहता है। अगर अपने पास दो या दो से अधिक बैटरी हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, है ना, दो या दो से अधिक यहाँ पे कनेक्शन दे देते हैं। अगर अपने पास बल्ब है तो उसका साइन ये होता है क्रॉस, और ये दोनों तरफ टिक। ठीक है, अगर अपने पास एलईडी है जिसे हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब लाइट दे रही है ऊपर, तो ये चिन्ह होता है इसका। अगर अपने पास ऑन स्विच है तो उसके लिए देखो दोनों यहाँ लगा कि ये बंद है ना, ओपन कर चालू कर रखा है। अगर अपने पास ऑन स्विच ऑफ स्विच है तो यहाँ पे देखो यहाँ, और ये यूं कर देंगे, खोल देंगे। अगर अपने पास कोई तार है तो उसके लिए सीधा हम कनेक्शन देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में है ना। एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम किसी लाइट को देखें, जैसे अपने पास लाइट कहीं दिख रही थी, क्या एलईडी थी ना, एलईडी थी, ऊपर थी, मैं लाता हूँ, है ना, यहाँ पे लाता हूँ, अभी ऊपर वाले एलईडीज को लाता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको समझाने चाहता हूँ। ठीक है, काफ़ी सारी एलईडी थी, उसके अंदर भी ऐसा दिया होगा, मैं समझ सकता हूँ। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलईडी के अंदर देखो दो वायर होते हैं। अब इन पे लिख तो नहीं सकते प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे ये जो बड़ा रहता है वो पॉजिटिव रहता है, और जो छोटा रहता है वो क्या रहता है? नेगेटिव। सभी के अंदर ऐसा ही दिया हुआ है। तो मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि एलईडी के अंदर जो बड़ा वायर होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो छोटा वायर होता है वो नेगेटिव वायर होता है। आगे बात समझ में? अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये अपने एलईडी का चित्र है। इसका चित्र एलईडी का। यहाँ पे एलईडी में एक डायोड लगा होता है, इसीलिए यहाँ पे डायोड का सिंबल है। ठीक है, ये जो सिंबल रहता है किसका सिंबल है? डायोड का सिंबल है ना। अब काफी सारे डायोड होते हैं, जीनर डायोड होते हैं, और भी काफी सारे डायोड होते हैं।
एक मिनट, इधर कौन आ गया भाई? चलिए आगे चलते हैं, आगे हम और अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे चित्रों को हम क्या कहते हैं? विद्युत आरेख कहते हैं, जो अपने पास चित्र दिए गए हैं। ये तो अपने पास सेल का है, ये अपने पास डायोड का है। आगे आ जाइए, आगे अपने पास है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन मानी IEC, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट मानी ANSI एवं इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मानी IEEE जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन विद्युत एवं विद्युत उपकरणों के लिए मानक प्रतीक निर्धारित करते हैं। समस्त विश्व में समान प्रतीकों का उपयोग होने से भिन्न भिन्न देशों और उद्योगों के व्यक्तियों को एक दूसरे की बात सरलता से समझाने और समझने में आसानी हो जाती है। क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। अब देखिए अपने पास ये आ गया परिपथ। यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, सेल के श्रेणी क्रम के अंदर एक बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ एक स्विच है। क्या है ये? स्विच। यहाँ स्विच नहीं है, यहाँ क्या है? एक बैटरी है, ठीक है, और यहाँ एक LED लगा हुआ है। ओके, और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है ना। अब आगे आ गया विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी। विद्युत चालक क्या होते हैं? मानी ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, बह जाती है, या लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। और विद्युत रोधी मानी वे पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह पर विद्युत को भेजते नहीं है, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, सूखी लकड़ी हो गई, सूखा कोयला हो गया, है ना, और प्योर अपना पानी हो गया, डिस्टिलेट वाटर, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो उन्हें हम विद्युत रोधी कहते हैं। चलिए, विद्युत परिपथ बनाने में हमें धातु के तारों का ही उपयोग क्यों किया? क्या हम संयोजी तारों के लिए कुछ अन्य पदार्थों का उपयोग भी कर सकते? नहीं। देखो, विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमें विद्युत तारों का ही प्रयोग करना होता है, क्योंकि उन तारों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जबकि कुछ तार ऐसे होते हैं जिनमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से विद्युत धारा नहीं बहती है, तो ऐसे पदार्थों को हम उपयोग में नहीं लेते। फिर बोला भाई साहब, विद्युत तारों का प्लास्टिक अथवा रबर का ही आवरण क्यों चढ़ा होता है? प्लास्टिक अथवा रबर का आवरण इसीलिए चढ़ा होता है माय डियर, क्योंकि उनमें से विद्युत धारा नहीं बहती है। और जब विद्युत धारा बहती नहीं है तो अपने को झटका ही नहीं लगता है। जब झटका ही नहीं लगता है तो मतलब हम सुरक्षित हैं। आई बात समझ में? आगे आ जाइए। मान लीजिए कि हम धातु के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थों के विद्युत तार बनाते हैं, उनका उपयोग विद्युत परिपथ बनाने के लिए करते हैं। आपने विचार में क्या ऐसा कोई परिपथ है उसमें पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगी? हाँ, लोहा है, सोना है, चांदी है, इनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मानी एक सेल, एक लैंप दर्शाए अनुसार चित्र में, और तारों के जोड़ दीजिए मुक्त सिरों से, क्या इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी? नहीं। इसमें से चम्मच लगा के चेक करते हैं क्या विद्युत धारा होती है। तारों के दो मुक्त सिरों को क्षण भर के लिए स्पर्श कराइए, और क्या लैंप दीप्तमान होता है? यदि हाँ, तो हमारा परीक्षण यंत्र उपयोग के लिए तैयार है। हम इस परीक्षण यंत्र का उपयोग उन पदार्थों को पहचानने के लिए कर सकते हैं जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। विभिन्न पदार्थों की बनी विद्युत एकत्रित कीजिए। धातुओं की चम्मच, सिक्के, कॉर्क, रबर, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक नामक लकड़ी का टुकड़ा, एल्यूमिनियम पर्णिका और मोमबत्ती, और सिलाई की सुई, गत्ता, कागज, पेंसिल की लीड अपने परीक्षण यंत्र के मुक्त तारों एवं सिरों को अपने द्वारा एकत्रित की गई प्रत्येक वस्तु के दो सिरों से स्पर्श कराएं। यह सुनिश्चित कीजिए कि तार परस्पर संपर्क में न आए।
क्या लैंप प्रत्येक प्रकार में दीप्तमान होता है? अपने अवलोकनों को तालिका 3.3 में लिखिए। 3.3 में क्या करना है? लिखने हैं। अब देखो अपने पास आ गई। अब देखो छड़ी, और यहाँ पदार्थ का नाम जिसमें वस्तु बनी है लकड़ी। क्या लैंप दीप्तमान होगा? नहीं। विद्युत, निष्कर्ष निकला विद्युत चालक विद्युत रोधी है, हाँ है। पैमाना, प्लास्टिक, इसमें से क्या पैमाना, जो पैमाना है वस्तु है, पैमाना है, पैमाना मतलब नापने का, प्लास्टिक का है। क्या इसमें से विद्युत धारा बहती है? दीप्तमान होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है। और क्या विद्युत रोधी है? चूड़ी, चूड़ी अगर हम देखें कांच की है तो इसमें से विद्युत धारा नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये विद्युत रोधी है। कागज की पट्टिका, मानी कागज है, ठीक है, इसमें से विद्युत धारा नहीं बहेगी, मतलब ये विद्युत रोधी है। मोमबत्ती, मोमबत्ती मोम से बनी है, मतलब इसमें से विद्युत धारा नहीं बहती है। ठीक है। चाबी, चाबी धातु की बनी है, मतलब इसमें से विद्युत धारा बहेगी, ये विद्युत रोधी नहीं है। ठीक है। इरेजर मानी रबर है, इसमें से विद्युत धारा नहीं बहेगी, मतलब ये आपका विद्युत रोधी है। ठीक है ना। तो ये सब चलिए, मतलब आप समझिए ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें हम विद्युत का चालक कहते हैं, सुचालक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा नहीं बहती है जिन्हें हम विद्युत रोधी अथवा क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। अब आइए गहन चिंतन में हम पहुंच जाते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी, फिर तांबा, फिर सोना। विद्युत के सर्वोत्तम अच्छे चालक है। तथापि विद्युत तार बनाने के लिए हम तांबे का उपयोग इसकी कम लागत और प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण होता है। वैसे सिल्वर भी है, ठीक ठाक है, और विद्युत उपयोग में विभिन्न तारों का प्रयोग में लाते हैं। ठीक है। अपने पास और भी काफी सारे गहन चिंतन में फिर हम चलते हैं और पहुंच जाते हैं अपने गहन चिंतन पर। माने क्या आपने अपने विचार किया कि सेल या बैटरी से प्राप्त होने वाली विद्युत दीवार में लगे सॉकेट से प्राप्त होने वाली विद्युत से किस प्रकार भिन्न है? बैटरी से प्राप्त विद्युत प्राय छोटी युक्ति को शक्ति प्रदान करती है। यह एक विशेष प्रकार की होती है जिसे दिष्ट धारा माने डायरेक्ट करंट माने डीसी करंट कहते हैं। इसके विपरीत शक्ति यंत्रों से आने वाली दीवार पर लगे सॉकेटों तक पहुंचने वाले विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा माने अल्टरनेटिंग करंट एसी कहा जाता है। यह बड़े उपकरणों को चला सकती है। किसको चला सकती है? बड़े उपकरणों को चला सकती है। अब अपने पास आ गया है इसका संक्षेप पूरे चैप्टर का। विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का एक सुहाय स्रोत है। विद्युत सेल दो टर्मिनल होता है, एक प्लस होता है और एक नेगेटिव होता है, माने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, धनात्मक एक ऋणात्मक। किसी विद्युत दीप्त माने ताप दीप्त विद्युत लैंप में एक पतला तार जिसे हम तंतु कहते हैं, तंतु में धातु विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह गर्म हो जाता है, प्रकाश उत्सर्जित करने लगेगा। एलईडी में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक होता है आपका ऋण टर्मिनल। एलईडी में धारा केवल एक ही दिशा में बहती है क्योंकि इसमें एक डायोड लगा होता है। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। कोई एलईडी केवल तभी दीप्तमान होगी जब उसका धन टर्मिनल बैटरी के धन टर्मिनल से और ऋण टर्मिनल बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हो। स्विच एक ऐसी सरल युक्ति है जिसके द्वारा परिपथ को पूरा किया जा सकता है या फिर भंग किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। किसी बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। किसी विद्युत परिपथ का प्रतीकों के उपयोग से बनाया गया चित्र परिपथ आरेख कहलाता है। परिपथ आरेख कहलाता है। आगे हैं वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित हो जाती है। वे विद्युत के चालक अथवा सुचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत के कुचालक अथवा विद्युत रोधी कहलाते हैं। तो ये हो गया अपना पूरा चैप्टर फिनिश और मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों इसमें आप लोगों को
काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली होगी और कोई भी ऐसी चीज़ इसके अंदर या युक्ति ऐसी इसके अंदर उपयोग नहीं की गई जो अपने घरों के अंदर नहीं हो। लगभग सभी ऐसी युक्तियां इसके अंदर आई जो अपने घरों के अंदर विद्युत के उपकरणों के रूप में उपयोग की जाती है। प्यारे बच्चों, आपको यदि चैप्टर अच्छा लगा तो हमें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और फिर अगले वाले चैप्टर के अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं धातुओं एवं अधातुओं का संसार। ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है और धातु अधातु के बारे में यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि धातु और अधातु क्या होते हैं और इनका यूज़ कैसे, क्यों और कब किया जाता है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में। तब तक के लिए ले आप सभी से अलविदा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।